Hello students, so now we are going to discuss about the age of Chaucer which extends from 1340 to 1400. We have already discussed about Anglo-Saxon age and Anglo-Norman age. Now the next age is the age of Chaucer. So firstly, let's talk about the historical background of this period. So we see that three rulers ruled during this period. Who were they? Edward III, Richard II, and Henry IV, which led to the foundation of Lancastrian dynasty. तीन रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया इस टाइम पीरियड में, एडवर्ड थ्री, रिचर्ड टू और हेनरी फोर्थ. और हेनरी फोर्थ से एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई विच इज़ नोन एज लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी. अदर इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड अगर हम देखें तो वो है 100 ईयर्स वॉर 1337 से 1453 तक. लगातार मोर देन 100 ईयर्स तक कॉन्फ्लिक्ट्स होती रही हैं फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में फॉर द थ्रोन ऑफ फ्रांस. फ्रांस की राजगद्दी के लिए कि कौन वहाँ रूल करेगा, इसके लिए फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रही हैं. और इनको जो टर्म दिया गया है, ये 100 साल से भी ऊपर की लड़ाइयाँ थी, इन्हें दिया गया है 100 years war. The another major event which took place in this period is Black Death, which occurred in 1348. It was actually a plague in which half of the population of England died. एक जो बड़ा इवेंट हुआ वो ब्लैक डेथ हुआ. जो प्लेग एक बीमारी होती है वो यहाँ 1348 से शुरू हो गई, फैल गई, और इसमें कहा जाता है 1/3 और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड डाइड. इन सब चीज़ों की वजह से 100 ईयर्स वॉर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ गए, आम लोगों को बहुत ज़्यादा ताकि वॉर को सपोर्ट किया जा सके उनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जाने लगे. और फिर ऊपर से ब्लैक डेथ हो गई, जिसके वजह से ब्लैक डेथ के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन मर गई. तो जो आम लोग थे वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे टैक्सेस वगैरह दे के. तो उसकी वजह से एक रिवोल्ट हुआ, एक क्रांति हुई जिसे क्या कहा जाता है, पीजेंट्स रिवोल्ट. ठीक है, जो 1381 में हुई विच वॉज अगेंस्ट द टैक्सेस दैट वर इम्पोज्ड ऑन कॉमन पीपल एंड द पीजेंट्स. जो कॉमन लोग और पीजेंट्स थे उन पे जो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे उसके खिलाफ में ये रिवोल्ट हुआ जो 1381 में हुआ. सो दीज आर द मेजर इवेंट्स विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द एज ऑफ चॉसर. Now let's talk about the literary features of this age. The first very important change that we see, or the very important step rather we can see is that the East Midland dialect became the standard English. इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोली जाती थी तो जगह जगह अलग अलग इंग्लिश की, जैसे कि हमारी हिंदी होती है, बोलियां होती हैं अलग अलग, कि हर जगह पे थोड़ा डिफरेंस. फिर थोड़ा आप यूपी में जाएंगे हिंदी में डिफरेंस होगा, आप अगर राजस्थान में जाएंगे हिंदी बोलेंगे लेकिन डिफरेंस है. तो वो बोली कहलाती है, ठीक है, भाषा है, पर उसको क्या होती है, जगह जगह पे उसकी जो बोलियां हैं वो बदल जाती हैं. इसी तरह से इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोली जा रही थी, 4 उसके अलग अलग डायलेक्ट्स थे, मतलब बोलियां थी. उसमें से जो लंदन में और उसके आसपास बोले जाने वाली जो डायलेक्ट था विच इज़ नोन एज द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, वो क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गया, मतलब उसको सबसे ज़्यादा सही इंग्लिश माने जाने लगा. ठीक. सेकेंड पॉइंट है द एज ऑफ एनोनिमिटी वॉज पासिंग अवे. एनोनिमस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमें राइटर्स के नेम पता नहीं होते हैं. तो एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन एज में जो वर्क्स मिले हैं, जो पोइट्री है चाहे प्रोज है, कई जगह पे उनके राइटर्स के नेम नहीं पता हैं. सो यहाँ से एक चेंज हम देखते हैं कि यहाँ से जो पीरियड शुरू हुआ है एज ऑफ चौसर से, हमें पोइट्स के और राइटर्स के नेम पता हैं. तो एनोनिमिटी जा रही थी धीरे धीरे. ठीक है, जैसे कि हम देख ही सकते इस एज का नाम ही इस एज के जो मेजर पोएट हैं चौसर, जॉफ्रे चौसर, उनके नाम पे रखा गया है. तो यहाँ से पोएट्स के नाम हमें पता है कि भाई जो पोएम है वो किसने लिखी है या जो प्रोज है वो किसने लिखा है. नेक्स्ट इज राइज ऑफ एलिगरी. एलिगरी क्या होती है, कोई भी स्टोरी, पोएम या प्ले जिसमें कोई कैरेक्टर या इवेंट सिंबल की तरह होता है, एक प्रतीक की तरह होता है, जो किसे रिप्रेजेंट करता है, किसी आइडिया या क्वालिटी को, जैसे कि सत्यता, बुराई, अच्छाई, लालच. तो जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो कैरेक्टर्स की जैसे कैरेक्टर्स के नाम होंगे, कुछ अलग अलग नाम होते हैं और कोई कहानी चल रही है, लेकिन उस कहानी के पीछे कोई
मेन जो हमें बात बताई जा रही है कि ये जैसे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, तो वो कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या है, अलग अलग चीज़ों के सिंबल्स हैं, सत्यता के, बुराई के, लालच के, या कोई इवेंट को भी लेकर हो सकता है कि कोई कहानी बनाई गई और एक्चुअल में कोई इवेंट हुआ था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग दूसरे कैरेक्टर्स लेकर वो दिखाया जा रहा है। लेकिन उस कहानी के पीछे उसके मतलब दो मीनिंग है, एक तो वो कहानी है ही है, लेकिन उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज़ को, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई आइडिया हो। नेक्स्ट हो जाता है राइस ऑफ बैलेट। बैलेट्स क्या होती थी, एक लॉन्ग पोएम्स दैट टेल अ स्टोरी। ये काफ़ी पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया था, जिसमें क्या होता था, एक लंबी सी कहानी लंबी सी पोएम जो एक कहानी के रूप में होती थी। तो ये बहुत पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था चौसर की एज में। ठीक। If we talk about prose, so prose was still immature, but important prose writers were Sir John Mandeville, John Wycliffe, who was the first person to translate New Testament from Latin Vulgate, and Sir Thomas Malory, who wrote Morte d'Arthur. तो प्रोज अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, मतलब मैच्योर नहीं था, कह सकते इमेच्योर था, लेकिन प्रोज भी लिखा जा रहा था। और ये कुछ राइटर्स के नेम हैं जिन्होंने प्रोज लिखा। और नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट पोइट्स, तो इम्पोर्टेंट पोइट्स इस पीरियड के कौन से हैं, हमें पता है। सबसे पहला नाम तो जॉफ्रे चौसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है विलियम लैंगलैंड, जॉन गावर एंड जॉन बार्बर, जो कि स्कॉटिश पोएट थे। So, as this age is named after Geoffrey Chaucer, that means Chaucer is the most important poet of this period, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो जॉफ्री चौसर की जो पोइट्री है उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 3 पीरियड्स में, क्योंकि इन्होंने केवल इंग्लिश में नहीं लिखा, ही रोट इन फ्रेंच एंड एज वेल इन इटालियन लैंग्वेज। तो इन्होंने इंग्लिश के अलावा फ्रेंच एज वेल एज इटालियन लैंग्वेज में भी लिखा है, लेकिन मैंने उसके वर्क्स को यहाँ मेंशन नहीं किया। नोट्स जो मैंने आपको भेजे हैं उसमें डिटेल में मैंने जॉफ्रे चौसर के वर्क्स को मेंशन किया है। हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है वो इंग्लिश पीरियड है, जिसमें इनका जो काम आया, जो इन्होंने पोएम लिखी, दैट इज़ द कैंटरबरी टेल्स। इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम है हमारे लिए द कैंटरबरी टेल्स। इसको आप अच्छे से थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, और शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगी। अच्छा, चौसर का जो मेन कंट्रीब्यूशन और रहा, ये तो पोएम्स तो इन्होंने लिखी हैं फ्रेंच पीरियड में भी, इटालियन पीरियड में भी, मतलब फ्रेंच में भी, इटालियन में भी और इंग्लिश में भी। अब इंग्लिश में जो पोएम लिखी है द कैंटरबरी टेल्स, इसमें इन्होंने जो इंग्लिश यूज़ करी है वो कौन सी इंग्लिश यूज़ करी है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। जो मैंने आपको अभी पहली स्लाइड में बताया कि जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश हो गया। तो चौसर का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है लैंग्वेज में भी, इन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का इस्तेमाल किया है द कैंटरबरी टेल्स में। ठीक है, साथ ही साथ चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एक तो लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन की वजह से कहते ही हैं। नेक्स्ट इनको कहा जाता है क्योंकि ये एक पहले ग्रेट नेशनल पोएट माने जाते हैं, मतलब एक राष्ट्र के लेवल पर जो कवि के रूप में इन्होंने अपने लाइक ही एक्सप्रेस्ड द ओपिनियंस, द व्यूज़, द फीलिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड। इन्होंने अपने जो उस समय के लोग थे उनके ओपिनियंस को, उनके होप्स को, उनके एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस किया है, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ग्रेट नेशनल पोएट कहा जाता है। देन इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन। जो भी इन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, वो काफ़ी रियलिस्ट किया है। इसका हमारे सबसे मेजर एग्जाम्पल कैंटरबरी टेल्स में ही मिल जाता है, जिसमें इन्होंने काफ़ी रियलिस्टिकली मतलब रियल में जो वास्तविकता होती है, कैसा समाज था उस समय के लोग, कैसे थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, वो किस तरह से जीते थे, वो क्या सोचते थे। हम अगर कैंटरबरी टेल्स को पढ़ते हैं और ख़ास तौर से जब इसका प्रोलोग पढ़ते हैं, प्रोलोग क्या होती है, प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जो एक इंट्रोडक्शन होता है। तो मैं अभी जब इस पोएम के बारे में बताऊंगी कि कैसे उसमें इन्होंने सारी चीज़ें 14th सेंचुरी का पूरा हमें
क्या मिल जाता है, एक मतलब मिरर की तरह पूरा रिफ्लेक्शन मिल जाता है कि उस समय का समाज कैसा था। तो काफ़ी रियलिस्टिक मतलब वास्तविकता वाला इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है। देन नरेटिव स्किल्स, नरेशन क्या होता है, जब किसी इवेंट्स को नरेट किया जाए कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो इनके नरेटिव स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। साथ ही साथ इन्होंने पोएटिक टेक्निक में भी काम किया। ये एक इन्होंने फ्रेंच से एक पोएटिक फॉर्म को बोरो किया जिसको राइम रॉयल कहा जाता है। एक स्टेंजा जो 7 लाइन का स्टेंजा होता है, जिसमें राइमिंग स्कीम जो होती है, इस सॉरी यहाँ पे विथ है WITH, ठीक है, 7 लाइन स्टेंजा विथ राइमिंग स्कीम ABABBCC, ये राइमिंग स्कीम दी है। तो इन्होंने एक 7 लाइन का जो स्टेंजा है उसको फ्रेंच से बोरो किया, जो फ्रेंच राइटर्स थे या फ्रेंच में जो पोइट्री थी उसमें यूज़ होता था। तो पहली बार इंग्लिश में इन्होंने इसे यूज़ किया जिसमें 7 लाइनें होती थी, और ये उसकी राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताई है। और इसको चौसेरियन स्टेंजा या फिर राइम रॉयल स्टेंजा भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट वी सी दैट इन द वर्क्स ऑफ चौसर वी फाइंड बोथ ह्यूमर एंड पैथोस। ह्यूमर मतलब हास्य हो गया, इनके वर्क्स में ह्यूमर भी मिलता है, और पैथोस मतलब जो सैड वाली फीलिंग होती है वो भी, उसका एक बहुत अच्छा ब्लेंड हमें इनके वर्क्स में मिलता है। और अगर हम बात करें चौसर की, तो चौसर के कंटेम्प्रेरीज भी थे। देखिए मतलब हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा विलियम लैंगलैंड, जॉन गावर, जॉन बार्बर, ये इनके कंटेम्प्रेरीज मतलब उस समय के समकालीन कवि और कौन थे, ये सब थे। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे मेजर वर्क जो लिखा है वो किसने लिखा है, चौसर ने। सो ही सेट द एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर पोएट्स। इससे आगे की एज जो होती है, जिसे हम 1400 to 1485 बैरन एज भी कहा जाता है, जिसमें कोई जो मतलब कोई नया पोएट बहुत खास नहीं आए, केवल जो पोएट्स थे वो किसको फॉलो कर रहे थे, चौसर को। तो इन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी जो थी पोएट्स की, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया। एंड वी सी दैट देयर वर 2 ग्रुप्स ऑफ पोएट्स, द इंग्लिश चौसेरियंस एंड द स्कॉटिश चौसेरियन। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के जो चौसर को फॉलो करने वाले पोएट्स थे, एंड स्कॉटिश चौसेरियंस मतलब जो स्कॉटलैंड के पोएट्स थे जो चौसर की तरह पोइट्री लिख रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स अबाउट द पोइट्री ऑफ जॉफ्रे चौसर। देखिए मैं केवल की पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, आई कैन नॉट डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल इन द वीडियो। बहुत ज़्यादा हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द नोट्स, तो आप लोग वो नोट्स ज़रूर पढ़िए, ठीक। दीज वीडियोज़ आर ओनली फॉर योर रिविज़न, ये आपके रिवीजन के लिए हैं कि आप अपना नोट्स पढ़ें और साथ साथ इनसे आप एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और एज आई टोल्ड यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर अस इज़ द कैंटरबरी टेल्स। तो ये क्या था, ये एक पोइम थी जिसमें इसका जो सेटिंग थी, क्या दिखाया गया है कि इसमें 29 पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स क्या होते हैं, तीर्थ यात्री, ये लोग एक टबाड इन क्या हो गया, एक जैसे रेस्टोरेंट या होटल टाइप, होटल कह सकते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। और ये लोग सब जो 29 लोग हैं इंक्लूडिंग चौसर, चौसर भी उसमें एक हैं। ये असली में नहीं है, पोएम में ऐसा दिखाया गया है कि ये 29 पिलग्रिम्स टबाड इन नाम की जगह पे मिलते हैं, मतलब होटल में मिलते हैं। और वहाँ से ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं, सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पे जा रहे हैं ये सब तीर्थयात्री। कैंटरबरी में जो थॉमस बेकेट की जो श्राइन है वहाँ ये लोग जा रहे होते हैं। तो यहाँ मिलके काफ़ी लंबी जर्नी होती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ऐसा करेंगे कि हम आते हुए सब लोग दो स्टोरी मतलब सॉरी जाते हुए श्राइन में जाते, कैंटरबरी जाते हुए 2 कहानियाँ सुनाएंगे, और वापस आते हुए 2 कहानियाँ सुनाएंगे। तो मतलब हर एक पिलग्रिम कितनी कहानी सुनाएगा, 4 स्टोरीज़। तो इस हिसाब से अगर चौसर पोएम लिखी है तो 29 इंटू 4 काफ़ी सारी पोएम्स हो जाती, लेकिन एक्चुअल में उतनी पोएम्स नहीं लिख पाए हैं चौसर। चौसर ने जो स्टोरीज़ 29 इंटू 4 मतलब हर हर पिलग्रिम 4 कहानियाँ सुनाता, 2 जाते हुए 2 आते हुए, तो 4 होती तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती। बट एक्चुअली में जो कंप्लीट कर पाए चौसर वो केवल कितनी है, 20 and 4 partly complete. See again यहाँ 20 की स्पेलिंग गलत हो गई, इट इज़ ऑल बिकॉज आई हैव टाइप्ड ऑल दिस इन माई मोबाइल। तो ये मोबाइल में टाइपिंग की वजह से कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं इसमें। तो एक्चुअल में कितनी फिनिश कर पाए, 20
और 4 आधी आधी अधूरी हैं। 24 मोटा मोटा कह दिया जाता है कि 24 स्टोरीज हैं। ठीक। सो ये जो पोएम है इसमें ये कहानियाँ हैं, 24 कहानियाँ, पोएम में कहानियाँ हैं। हर एक कैरेक्टर क्या सुना रहा है, कहानियाँ सुना रहा है। और पोएम के शुरू में प्रोलोग है, जैसे मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में बताया आपको। प्रोलोग क्या होता है, प्रस्तावना, जिसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है इस कि भाई क्या है ये पोएम, किस बारे में, और इसमें कौन कौन लोग हैं। सो ये जो 29 पिलग्रिम्स हैं उनका बहुत ही रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है। और इन्होंने सोसाइटी के सभी तरह के लोग, जो ये पिलग्रिम्स हैं ना, ये सभी तरह के हैं। मतलब इसमें नाइट भी है, इसमें मॉन्क भी है, इसमें एक लेडी भी है, इसमें नन भी है, और कुक भी है। तो ऊंचे, ये कह सकते हैं अमीर गरीब, सभी तरह के 29 पिलग्रिम्स हैं। और इनका प्रोलोग में पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कौन कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, कौन कैसा बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है। तो ये प्रोलोग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द 14th सेंचुरी। ये हमें पूरे पिक्चर की तरह दिखाता है कि 14th सेंचुरी कैसी थी, लोग कैसे थे। और ये क्योंकि एकदम रियलिस्टिक जो सच्चाई थी, जो वास्तविकता में जैसा समाज था, वो चीज़ हमें इस पोएम के प्रोलोग से ख़ास तौर से देखने को मिलती है। सो आप एग्ज़ाम के लिए जॉफ्रे चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ज़रूर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड शॉर्ट नोट्स में आपको द कैंटरबरी टेल्स भी पूछा जा सकता है। और बाकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, और लिटरेरी फीचर्स वो ओवरऑल आप देख ही लेंगे। So that's all about this period.